किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है। कहने का मतलब किस एंजाइम के उपस्थिति के कारण एचआईवी जो रोग है अपना आकार जो है अक्सर बदल लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा, यानी ए का मतलब यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस नामक एंजाइम के कारण एचआईवी जो है अपना आकार बदल लेता है। इसमें वही लिखा हुआ है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार बदल लेता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ कोट भाषा में दिया है, देखते हैं। पर सूची 1 में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिए गए अभाव द्वारा पैदा किए गए रोग के साथ सम्मिलित कीजिए, मिलाना है। तो देखिए आयोडीन की कमी से क्या होगा, गलगंड यानी घेघा रोग होता है। नमक की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, गलगंड रोग होता है। आयरन की कमी से क्या होगा, आयरन की कमी से सूक्ष्माणु रक्त अल्पता होता है, माने खून की कमी होता है, सूक्ष्माणु रक्त अल्पता होता है। नियासिन की कमी से क्या होगा, नियासिन की अगर कमी होगा तो पिलाग्रा जो है, पिलाग्रा वो बीमारी होगा। और विटामिन बी12 की कमी से पर्णाशी रक्त अल्पता होता है। देखिए विटामिन बी12 की कमी से क्या होगा, पर्णाशी रक्त अल्पता। आयोडीन की कमी से गलगंड, नियासिन की कमी से पिलाग्रा रोग होता है, और आयरन की कमी से सूक्ष्माणु रक्त अल्पता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गलगंड यानी घेघा। आयरन की कमी से अल्प रक्तता, किस तरह का अल्प रक्तता, सूक्ष्माणु। नियासिन की कमी से कौन सा होगा, पिलाग्रा या 4D सिंड्रोम। और विटामिन बी12 की कमी से रक्त अल्पता तो होगा ही, मगर प्राणीसी रक्त अल्पता होता है विटामिन बी12 की कमी से। क्वेश्चन है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है, तो वह खनिज होता है, जल होता है। कौन सा होता है, जल। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, दूसरा या पहला जल ही होगा। और देखिए वसा जो है 3.9% होता है, जल जो है 87% लगभग होता है, शर्करा जो है 4.5% या 4.8% होता है, खनिज जो है 1.2%, प्रोटीन 1.2% होता है, खनिज बहुत कम होता है दूध में। तो देखिए कह रहा है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या है, तो मेरे हिसाब से तो शर्करा नहीं, लैक्टोज है, मगर इसका आंसर होगा जल, यानी दूध में सबसे अधिक मात्रा में जल होता है 87%। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए ये गाय का जो दूध होता है, ठीक है, गाय दूध का संगठन, तो गाय के दूध में सबसे ज़्यादा जल होता है,
उसके दूसरा नंबर पर उसमें लैक्टोज होता है, जिसे शर्करा कहते हैं, करीब लगभग 5% कह सकते हैं। और जो वसा होता है फैक्ट, वह कितना होता है, 4% कह सकते हैं इसको, कि गाय के दूध में वसा 4%, 5% लैक्टोज होता है, 87% जल होता है, प्रोटीन 3% होता है, 3.5% या 3.25% कह सकते हैं। वहीं मनुष्य के दूध में क्या होता है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जल। वसा देखिए, लैक्टिक शर्करा 7% होता है, प्रोटीन 1.2% होगा, और वसा जो है लगभग 4% इसमें भी वसा होता है, यानी 3.8% का मतलब 4% होता है मनुष्य में भी। पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत कहने का मतलब पित्त कहाँ से निकलता है। पित्त का स्रोत देखिए, पित्त जहाँ से निकलता है उसे बोलते हैं यकृत। पित्त जो निकलता है यकृत से निकलता है, मगर जामा होता है पित्ताशय में। कहाँ जामा होता है? जामा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। निकलता कहाँ से है? तो यकृत से। और पित्त को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले नली या पाइप को पित्त वाहिनी कहा जाता है। पित्त वाहिनी। तो बेसिक क्वेश्चन था कि पित्त का स्राव का स्रोत जो है, पित्त कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है। यहाँ पित्त के बारे में हम लोग जाने, सबसे पहले आप यह जानिए कि जो पित्त होता है वह पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का होता है। पित्त अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय होता है। दो चीज़ जानना है, पित्त का जो कलर होता है वह पीला होता है, और दूसरा पित्त का क्षारीय होता है। क्षारीय इसलिए होता है कि पीएच मान अगर इस स्केल पर यहाँ 0 होता है और इधर 0 यहाँ होता है, यहाँ 7 होता है, और यहाँ 7 होता है, यहाँ 7 होता है। अगर आप देख पाइएगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए इधर से जितना इधर जाएंगे तो क्षारीय कम होगा। 7 से अगर इधर 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लीय ज़्यादा होगा। और 7 के इधर जितना इधर जाएंगे 14 तक होता है, 0 से लेके 14 तक। तो इधर 14 अगर तक आप आते हैं तो इधर क्षारीय हो जाएगा। जो भी होगा, अगर 7 का इधर मिलेगा तो क्षारीय होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पित्त है, पित्त का पीएच मान कितना लिखा हुआ है? 7 से 8, यानी 7.6 से 8.6 लिखा हुआ है। तो पित्त क्या होगा? पित्त जो है, पित्त का जो है पीएच मान कितना होता है? 7.6 से 8.6 होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि पित्त क्या होगा? क्षारीय होगा। और पित्त जो होता है ना, तरल अवस्था में होता है, लिक्विड के रूप में पाया जाता है। वह ठोस नहीं होता है, गैस नहीं आता है। यानी पित्त तरल अवस्था में होता है, पीला रंग होता है, क्षारीय होता है। पित्त का पीएच मान 7.6 से 8.6 होता है। यकृत में बनता है। पित्त कहाँ बनेगा? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो जो पित्त है उसका निर्माण यकृत में होता है। और जान सकते हैं पित्त में अगर जल सबसे अधिक होता है, उसमें लवण जो होता है पित्त में 6% के आसपास होता है। और पित्त में रंग, वर्णक का मतलब होता है कलर, ठीक है ना। पित्त वर्णक कहने का मतलब पित्त में रंग की मात्रा 0.3% होता है, जबकि जल सबसे ज़्यादा होता है। और लवण का मतलब होता है नमकीन, लवणीय, यानी उसमें पित्त में कितना होता है? 6% होता है। और इसके साथ साथ पित्त में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। और पित्त में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, लवण होता है, जल होता है, वर्णक होता है। मगर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वह कितना है? 0.3 से 0.9% के आसपास है। और देखिए, यह लिपिड के पाचन और शोषण में पित्त जो होता है
वह लिपिड के पाचन करने में, अवशोषण करने में सहायक होता है। पित्त का क्या काम है, पित्त क्यों निकलता है? पित्त जो है लिपिड, देखिए लिपिड को, जो लिपिड होता है उसको पचाता भी है और उसको अवशोषित करने में मदद करता है। यूरिया जो है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यानी यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए होगा। यूरिया का संश्लेषण जो है या संश्लेषित होता है कहाँ? यकृत में। यूरिया कहाँ पे संश्लेषित होता है? यानी रिएक्शन करता है और संश्लेषण करता है, संश्लेषित होता है, तो यूरिया यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होगा? आप याद रखें, यूरिया का संश्लेषण यकृत यानी लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर, यकृत में। देखिए मानव के जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश, कहने का मतलब 4 ऑप्शन है। तो मानव के जठर रस में जो प्रोटीन होता है उसके पचाने में कौन मदद करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अम्लीय। पचाने के लिए, प्रोटीन को पचाने, जठर में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन उपयुक्त है या उत्तरदायी है? तो अम्लीय। देखिए मानव जठर रस में प्रोटीन पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। जो मानव का जठर है उसमें प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। ठीक। जो लीवर है, लीवर मतलब यकृत, किससे भरपूर स्रोत है? माने इनमें से किसका सबसे अच्छा स्रोत है? लीवर। लीवर में किस चीज़ का सबसे भरपूर स्रोत होगा? तो वसा घुलनशील विटामिन का। वसा में जो घुलनशील विटामिन है ए, देखिए बी और सी को छोड़कर, बी और सी को छोड़ दीजिएगा, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह लीवर में पाए जाते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, के और ई भी लीवर में पाया जाता है। क्योंकि वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? किड्डा, यानी ए डी बी सी जो है, ए डी के या ई जो है यह वसा में घुलनशील होता है। तो लीवर में घुलनशील विटामिन होगा। तो बेसिकली विटामिन ए पाया जाता है लीवर में और डी। देखिए लीवर जो है, लीवर वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है। कहने का मतलब देखिए यह स्टेटमेंट थोड़ा उलट पुलट के लिखा है। जो यकृत होता है लीवर, उसमें घुलनशील विटामिन से वह भरपूर माने भरा रहता है, वो इसका स्रोत है। क्योंकि लीवर की कोशिका में क्या होता है कि वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। लीवर की जो सेल होते हैं उस सेल में कौन सा विटामिन का संग्रह होता है? जो वसा में घुलने वाले विटामिन हैं उनका उसमें भंडारण होता है। और वह विटामिन कौन कौन से हैं? तो वह विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। और ये चारों विटामिन ए, डी, ई, के जो है फैक्ट यानी वसा में घुलने वाला विटामिन है। बी और सी ये जल में घुलते हैं, इसलिए वसा में नहीं घुलते हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलते हैं। क्वेश्चन है कि सब्जियां जो है, सब्जी जल्द खराब हो जाती है। सब्जी क्यों जल्द खराब हो जाता है? देखिए यहाँ ये नहीं कह रहा है कि पका हुआ सब्जी या कच्चा सब्जी, यह सब्जी की बात कर रहा है। तो सब्जियां जल्द खराब होता है, बेसिकली पकाया हुआ सब्जी की बात हो रहा है। जिस सब्जी में जल की मात्रा अधिक होती है वह क्या होता है? सब्जी जल्दी खराब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल। और किसी भी चीज़ में जल की मात्रा अधिक होगा तो वह जल्दी खराब होगा, चाहे चावल हो, रोटी हो। इसी कारण सब्जी में जल की मात्रा अधिक होने के कारण सब्जी जल्द ही खराब हो जाती है।
सब्जियां जल्द खराब हो जाती है क्योंकि जल में अधिकतम जल की अधिक मात्रा होने के कारण। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग, शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध भी करता है। यानी दो बात यहाँ कह रहा है कि वह शरीर का कौन सा अंग है, शरीर का कौन सा भाग है जो ग्लाइकोजन को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदल देता है और रक्त को शुद्ध कर देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी यकृत। यकृत जो है इसका काम है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, रक्त को शुद्ध करना। रक्त को शुद्ध और भी सिस्टम करता है मगर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम यकृत करता है। देखिए, यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल कर संग्रह करता है। देखिए, यकृत जो है दो काम करता है। पहले क्या करता है, माने आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो मगर आपके काम से ज़्यादा आपके शरीर में ग्लूकोज हो तो उसको किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। और जब आपको ग्लूकोज की कमी होती है तो फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल के काम कर लेता है। देखिए, लीवर बहुत इम्पोर्टेंट भाग है, बहुत अच्छा काम करता है। मान लीजिए आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो ग्लूकोज में अगर ज़्यादा, जितने आपके शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो जब जो बेकार, जितना आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होगा तो उस ग्लूकोज को जो यकृत है किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। और जब अगर आपको ग्लूकोज की कमी होती है तो क्या करता है, ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देता है। दोनों काम करता है यकृत। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और इस तरह की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस, यानी क्वेश्चन आ जाए कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। मगर यह करता कौन है, तो यह यकृत करता है, लीवर करता है। देखिए, खून, रक्त का बात कर रहा है। अगर आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा कम पड़ने लगेगा, यानी खून में जब ग्लूकोज, शर्करा, ग्लूकोज क्या, एक चीनी ही है, शर्करा, जब इसकी कमी पड़ने लगेगा तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है। क्या करता है, वापस ग्लूकोज में बदल देता है और उसको रक्त में छोड़ देता है। और इस प्रक्रिया को देखो, अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस और एक होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो कहने का मतलब यही है कि रक्त में अगर जो खून होता है अगर उसमें ग्लूकोज की मात्रा कम होगा तो क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है। अगर अधिक ग्लूकोज है रक्त में तो उसको ग्लाइकोजन में बदलेगा तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है, यानी उत्पादित होता है किस ग्रंथि में, कौन सा ग्रंथि में, तो यकृत में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यकृत में पित्त का उत्पादन होता है और उसका भंडारण होता है पित्ताशय में होता है। यहाँ पे हम लोग पित्त के बारे में देखेंगे। देखिए, जो पित्त है, अगर इसके हम बारे में बात करें, पित्त का श्रावण मतलब पित्त निकलता कहाँ से है, तो यकृत से निकलता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है, यकृत में होता है, यकृत लीवर में। किंतु संचय का मतलब होता है भंडारण। पित्त जब यकृत से निकल जाता है तो उसको जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। और पित्ताशय को क्या बोलते हैं, गैल ब्लैंडर, यानी पित्ताशय। और पित्त में एक एंजाइम
रहित पाचन रस होता है। कहने का मतलब जो पित्त एंजाइम रहित पाचक रस होता है, फिर भी यह पाचन से संबंधित कार्य करता है। माने देखिए, पित्त में कोई पाचक रस नहीं होता है, फिर भी पचाने किसी चीज़ को पचाने का काम पित्त करता है। टेबल शर्करा। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है यह बताना है। इसमें से कौन सी शर्करा है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो टेबल शर्करा जो होता है वह क्या होता है? टेबल शर्करा सुक्रोज होता है। यानी सुक्रोज को हम लोग टेबल शर्करा के भी नाम से जाने जाते हैं। यानी टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? सुक्रोज। बात करें इस क्वेश्चन का, तो इसमें लिखा है कि खाद्य प्रोटीन में, यानी खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन जो है खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध हैं स्रोत है। माने इनमें से किन दो चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? तो देखिए, सोयाबीन में तो पाया ही जाएगा, साथ में मूंगफली में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन और मूंगफली प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। अंडा में होता है, मांस में भी होता है, दूध में भी होता है, सब्जी में भी होता है, और सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन मिलता है तो सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन, मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन का या प्रोटीन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? क्या है? रेशेदार प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन के बारे में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा प्रोटीन है जिसे हम रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कीरेटिन। कीरेटिन जो है ना रेशेदार प्रोटीन होता है, और यह मतलब निर्जीव पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नाखून, बाल, चमड़ा, इन सब में यह कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। देखना, यहाँ देखते हैं, ये जो है ना कीरेटिन, कीरेटिन जो है ना यह एक रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। रेशेदार क्यों? यह प्रोटीन जो है बाल में, नाखून में, सींग में, ऊन में इत्यादि में पाया जाता है। कहने का मतलब कि जो कीरेटिन है, कीरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो बाल में, बाल कह सकते हैं, नाखून कह सकते हैं, सींग या ऊन, ऊन हो, बाल हो, नाखून हो, सींग हो गाय भैंस का, उस सब में खुर में जो नाखून होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है, और यह एक रेशेदार प्रोटीन है। फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस ऊतक के नाखून, खुर, सींग बने होते हैं। मैंने कहता है कि जो नाखून जो है, खुर है, सींग है, वह बने होते हैं किस ऊतक से? उसमें कौन सा ऊतक होता है? तो कीरेटिन होता है। यानी एक कीरेटिन नामक प्रोटीन होता है, और यह नाखून, बाल, सींग आदि में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषमकता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? मतलब लीवर में एक बीमारी उत्पन्न होता है, किस धातु के कारण? 4 ऑप्शन में धातु हैं, और उस यकृत को यकृत सिरोसिस पैदा, यह एक बीमारी है, यह पैदा करती है। तो वह है कॉपर। यानी कॉपर धातु से यकृत में कौन सा बीमारी होता है? सिरोसिस पैदा करती है। यहाँ हम 2 लोग देखेंगे। देखिए, यकृत यानी लीवर में कॉपर धातु के संचयन से, यानी जमा होने से यकृत में एक रोग उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है रोग,
यानी यकृत में अगर कॉपर धातु के भंडारण से जमा होने से संचित, संचयन का मतलब जमा होना, तो संचयन से यकृत में एक रोग उत्पन्न होता है और उससे उत्तक जो जो यकृत का जो सेल होता है, जो टिश्यू होता है, वह क्षय होता है। यानी क्षय होने का मतलब वह खत्म होने लगता है। और इसे हम कौन सा बीमारी नाम, उस बीमारी का नाम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस। दो नाम उस बीमारी को क्या कहते हैं? यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस कहते हैं। देखिए, यकृत नेक्रोसिस या यकृत सिरोसिस क्या होता है? यह एक बीमारी है और इस बीमारी का संबंध यकृत लीवर से है। क्यों? लीवर में क्या होता है? कॉपर नामक धातु की जमा होने से एक रोग होता है और उत्तक को यानी सेल को ख़त्म करने लगता है, तोड़ने लगता है, गलाने सड़ाने लगता है, बर्बाद करने लगता है और इसे यकृत में होने के कारण यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस कहते हैं। जब कॉपर शरीर के अन्य भागों में, अन्य भाग कहने का मतलब मस्तिष्क में, किडनी में, आँख में भी जमा होने लगता है, तब इसे विल्सन रोग होता है। देखना, अगर कॉपर लीवर में हो, यकृत में हो, तो कौन सा रोग होगा? सिरोसिस या नेक्रोसिस। अगर वही कॉपर जब हमारे मस्तिष्क में जमा हो जाए, आँख में जमा हो जाए या किडनी में जमा हो जाए, तो उससे होने वाला रोग, उससे रोग जो होता है उसको बोलते हैं विल्सन रोग। क्या कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। बस इतना ही देखना है कि यकृत में कॉपर जमा हो तो सिरोसिस या नेक्रोसिस रोग होगा। अगर वहीं कॉपर जो है, अगर शरीर के जैसे मस्तिष्क हो गया, किडनी हो गया, आँख हो गया, उसमें जमा होता है, तो अब उससे जो रोग होता है वो होता है विल्सन रोग। मनुष्यों के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? अगर बात किया जाए, जो इंसान है, मनुष्य है, उसके उपयोग के लिए जो भोजन कार्बनिक को बेहतर क्यों, कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों मानते हैं? तो कारण है, कार्बनिक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, चाहे कार्बनिक जो भोजन होता है, उसमें रसायन और सिंथेटिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है। इसके प्रयोग के बिना ही कार्बनिक भोजन को तैयार किया जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण होता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो इसे कोई, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? जो माने लार अगर जो निकलता है जो हमारे जीभ से, उसका लाभ नहीं है। तो देखिए, लार जो है क्या मदद करता है? भोजन को निगलने में मदद करता है। एकदम सही है। जब आप खाना खाते हैं तो मुंह में से जो लार निकलता है भोजन को नॉर्मल बना के शरीर में ले जाता है, तो यह सही बात है। फिर कहता है कि मुख और दांत को साफ रखता है, यह भी सही बात है। ओठ और जीभ की गति को अनुकूल बनाए रखना और बोलने में मदद करता है लार। लार जो है ओठ और जीभ की गति को कंट्रोल करता है, माने अनुकूल बनाता है, जिससे हम बोल पाते हैं। मगर लार का उपयोग हम लोग शरीर में आरबीसी की वृद्धि में नहीं करते हैं। लार से शरीर में आरबीसी खून में वृद्धि नहीं होता है, यही गलत बात है। अब यहाँ लार के बारे में कुछ दिया हुआ है, हम लोग देख लें। लार जो दिया हुआ है, लार के बारे में सबसे पहला कि लार जो है हल्का अम्लीय होता है। माने अम्लीय नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको पूरा क्षारीय ही कहेंगे। क्योंकि देखिए 6.8 है, यानी 7 के बाद उदासीन हो जाता है और 7 उदासीन हो जाता है। 7 के बाद क्या होता है लार में? लार अगर 7 के बाद ज़्यादा हो तो क्षारीय हो जाएगा, मगर लार हल्का अम्लीय होगा, हल्का अम्ल होगा। लार ज़्यादा अम्लीय नहीं होता है, हल्का। देखिए पता चलिए गया, पीएच मान 6.8 होता है लार का, इसलिए हल्का अम्लीय होगा। लार ग्रंथियों से निकलता है। लार कहाँ से निकलता है? लार ग्रंथि से। लार में 90-99% पानी होता है। हमने यह भी देखा कि लार जो है हल्का अम्लीय होगा, पीएच मान लार का 6.8 होता है। लार जो है लार ग्रंथि से निकलने का काम करता है। लार में पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है,
शेष भाग में जल में घुले कई प्रकार के विलय पदार्थ होते हैं, मतलब 5% में बहुत सारे पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में अगर देखा जाए कि लार में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, एंजाइम भी होता है, सोडियम भी होता है, उन सोडियम का आयन, पोटेशियम का आयन, क्लोरीन का आयन होता है। लार का काम क्या है कि खाद्य पदार्थों के निगलने में मदद करता है, मुंह और दांतों को साफ रखने में मदद करता है, जीभ और ओठ और जीभ की गति को अनुकूल बनाए रखता है। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म।